हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 26 मई नज़दीकी आ रही है और 26 मई जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट है, अप्रैल महीने की। और ये जीएसटीआर 1 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि न्यू फाइनेंशियल ईयर की ये फर्स्ट रिटर्न है। और इस फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी चेंजेस भी हुए हैं जीएसटी में। जैसे कि 1 अप्रैल के बाद एचएसएन कोड मैंडेटरी कर दिया है सारे एसएससीज के लिए, बट अकॉर्डिंग टू दी टर्नओवर। जैसे कि जिन एसएससी का टर्नओवर अप टू 5 CR है, 5 करोड़ तक है, तो उनको B2B इनवॉइसेस में तो मैंडेटरी है 4 डिजिट के एचएसएन मेंशन करना। तो जब आप अपने इनवॉइसेस में मेंशन करेंगे तो वो आपको जीएसटीआर 1 में भी प्रॉपर तरीके से उसको अकाउंट फॉर करना है। अभी तक तो जो कॉलम है एचएसएन का, वो मैंडेटरी नहीं था भरना, बट जब इनवॉइसेस में मेंशन करना ही मैंडेटरी कर दिया है तो जीएसटीआर 1 का वो कॉलम भी भरना जरूरी है। वैसे ही जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनको तो सारे इनवॉइसेस में एचएसएन मेंशन करना है 6 डिजिट का। तो जब ये सारे चेंजेस आए हैं तो आपको जीएसटीआर 1 में भी ध्यान रखना है कि ये सारे चेंजेस आप प्रॉपरली तरीके से शो करें। तो आइए मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ कि कैसे हम जीएसटीआर 1 भरें, जैसे कोई गलती ना हो। तो आप जब जीएसटी साइट पे लॉगिन करेंगे, देन यू हैव टू गो टू सर्विसेज। सर्विसेज में रिटर्न, रिटर्न में रिटर्न डैशबोर्ड। फाइनेंशियल ईयर वो बता देगा 21-22, उसका Q1 के अप्रैल में जून। अब मैंने यहाँ पर अप्रैल सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आपको जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट भी बताएगा जो कि 26 मई है, एक्सटेंडेड डेट। जब आप जीएसटीआर 1 में क्लिक करेंगे तो जीएसटीआर 1 ओपन हो जाएगी। जब आप जीएसटीआर 1 भरेंगे तो आपके पास एक एक्सेल वर्किंग अवेलेबल होनी चाहिए। मैं आपको एक्सेल वर्किंग भी बताती हूँ कि कैसे आप बना सकते हैं। तो इससे आपकी जीएसटीआर 3 भी प्रॉपर तरीके से भरी जाएगी और जीएसटीआर 1। यहाँ आप देख सकते हैं परचेजेस की डिटेल भी है। पहले समरी है, समरी में परचेजेस की डिटेल है, परचेजेस से रिलेटेड जो डेबिट नोट है वो है। देन सेल्स है, सेल्स के बाद क्रेडिट नोट है। तो ये समरी फॉर्म है। इससे हमें क्या हेल्प होगी, इससे हमें 3B भरने में हेल्प होगी। इसके बाद जो बाकी की शीट्स है परचेजेस, तो ये डिटेल में परचेजेस है, फिर डिटेल में डेबिट नोट है, फिर सेल्स है डिटेल में, फिर क्रेडिट नोट है डिटेल में। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे अगर आपने वर्किंग बना के रखी है तो आपको जीएसटीआर 1 भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपको अब जीएसटी साइट पे ले चलती हूँ। तो अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ तक है तो आपको, आप जब B2B इनवॉइसेस भरेंगे तो आपको B2B इनवॉइसेस यहाँ पर 4A B C, फर्स्ट कॉलम जो आपको दिख रहा है B2B इनवॉइसेस का, यहाँ पर आपको उसकी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। रजिस्टर्ड पर्सन को जब अपन सेल करते हैं तो वो B2B माना जाता है। तो वो सारी इनवॉइसेस की इंफॉर्मेशन फर्स्ट कॉलम में आएगी। देन उसके बाद जो सेकंड कॉलम है B2C लार्ज इनवॉइसेस, इसमें कौन से इनवॉइसेस कवर होते हैं, जब आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई करते हैं और आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को, मतलब इसमें 3 कंडीशन है, एक इंटर स्टेट सप्लाई, दूसरा सामने वाली पार्टी अनरजिस्टर्ड पर्सन और आपने उसको बड़ी वाली सेल करी है, मतलब कि जो इनवॉइस वैल्यू है वो 2.5 लैक्स से ज्यादा की है। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होती है तो वो B2C लार्ज इनवॉइसेस की कैटेगरी में आती है और आपको सेकंड कॉलम में उसको फिल करना पड़ेगा। फिर जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम आपका क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट रिलेटेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब जब आपने B2B इनवॉइसेस आप इशू करा होगा उसके रिगार्डिंग जो भी क्रेडिट नोट है वो आपको उसके रिलेटेड जो रजिस्टर्ड पर्सन की डिटेल्स है वो आपको 9B, टेबल 9B में फिल करनी पड़ेगी। फिर अगर आपके पास जो लार्ज इनवॉइसेस B2C लार्ज इनवॉइसेस अभी हमने देखे, उसके रिगार्डिंग क्रेडिट नोट्स है या डेबिट नोट्स है, तो उसकी जानकारी कहाँ जाएगी, टेबल 9B में। यहाँ डिटेल्स ऑफ क्रेडिट ऑब्लिक डेबिट नोट्स फॉर अनरजिस्टर्ड यूजर्स, तो यहाँ आपको उसकी इंफॉर्मेशन फिल करनी है।
फिर जो नेक्स्ट कॉलम है वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, टेबल 6A, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। अगर आपके इस महीने अप्रैल महीने में कोई एक्सपोर्ट से रिलेटेड इनवॉइसेस है तो आपको टेबल 6A में पुट करनी है। देन जो टेबल 9A है, नेक्स्ट कॉलम, अमेंडेड B2B इनवॉइसेस। इस कॉलम में वो इंफॉर्मेशन जाती है जो आपने अर्लियर पीरियड में जो B2B इनवॉइसेस इश्यू किए थे उसमें कुछ अमेंडमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो आप 9A में उस इंफॉर्मेशन को डाल सकते हैं। बट ये सिर्फ और सिर्फ B2B इनवॉइसेस से रिलेट करती है, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं। देन इसके बाद जो कॉलम है टेबल 9A, अमेंडेड B2C लार्ज इनवॉइसेस। जो अभी हमने ऊपर देखा था B2C लार्ज इनवॉइसेस, मैंने उसमें 3 कंडीशन आपको बताई थी कि फर्स्ट अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरा अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई है, तीसरा बड़ी वाली सप्लाई, मतलब बड़ी वाली सप्लाई बोली जाती है 2.5 lakhs, अगर आपकी इनवॉइस वैल्यू उससे ज्यादा है तो अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होती है तो वो B2C लार्ज इनवॉइसेस कैटेगरी में आती है। और उसके रिगार्डिंग अगर आपके अमेंडमेंट्स है इस पीरियड में, मतलब आपने इससे पहले मार्च, फरवरी, जनवरी कोई भी पीरियड में आपने वो इनवॉइस इशू किया था बट उसके रिगार्डिंग कोई अमेंडमेंट है, आपने रिटर्न फाइल करते टाइम कुछ गलत पुट कर दिया हो, उसको अमेंड करना चाहते हैं तो वो आप टेबल 9A में कर सकते हैं। वैसे ही एक्सपोर्ट इनवॉइसेस से रिलेटेड कोई अच्छा अमेंडमेंट है तो टेबल 9A अमेंडेड एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में कर सकते हैं। फिर फर्दर आपके क्रेडिट नोट, डेबिट नोट जो रजिस्टर्ड पर्सन को आपने इशू करे थे उसके रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स हैं। ये सब अपन जो अमेंडमेंट्स बात कर रहे हैं ये अर्ली पीरियड से रिलेट करते हैं कि अप्रैल महीने के पहले जो भी आपने जीएसटीआर 1 फाइल करी है उसमें कोई गलतियां हो गई है B2B इनवॉइसेस से रिलेटेड, B2C लार्ज इनवॉइस, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड पर्सन को जब आपने इशू करा है या अनरजिस्टर्ड, मतलब ये B2C लार्ज इनवॉइसेस जब आपने इशू करा है उसके रिगार्डिंग जो क्रेडिट नोट्स इशू करें उसमें अगर कोई आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो आपको अमेंडमेंट से रिलेटेड एक खास बात पता होगी कि अमेंडमेंट सिर्फ एक बार एक महीने का हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर जनवरी मंथ का अभी अमेंड करना चाहूँ अप्रैल महीने में तो मैं जनवरी मंथ का सिर्फ एक ही बार कर सकती हूँ। उसमें अगर फॉर एग्जांपल 2 मेरी कोई गलतियां होंगी बट मैं ट्रेस अभी सिर्फ एक ही गलती कर पाई जनवरी से रिलेटेड ही, और मैं यहाँ अभी B2B इनवॉइसेस में जनवरी मंथ का कोई इनवॉइस सिलेक्ट करके उसको अमेंड कर देती हूँ। अब बाद में जब मैं मई में आती हूँ और मुझे फिर से वो जो दूसरी गलती मिलती है जनवरी से रिलेटेड तो मैं उसको अमेंड नहीं कर सकती। एक महीना एक ही बार अमेंड हो पाएगा, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप अमेंडमेंट सिलेक्ट करें। तो ये तो होगी अमेंडमेंट की बातें। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट जो जीएसटीआर 1 में आता है वो अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में मोस्टली आपकी B2C एक्स निल रेटेड एग्जाम ये सारी कवर करते हैं। तो आइए अपन देखते हैं। फिर 7th पॉइंट जो है टेबल 7 वो B2C अदर्स की बात करता है। B2C अदर्स में जो आपके अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने सेल करी है वो B2C कैटेगरी में आती है। और ये हमें नेट ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट बताना रहता है। मतलब आपने जिन अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करा है उनको इनवॉइसेस इशू किए हैं एंड लेटर ऑन आपने कोई क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट भी उन्हीं को इशू करा है या B2C अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया है तो आप सारे जो B2C इनवॉइसेस को टोटल करें, देन सारे अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो आपने डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट इशू करे उनको टोटल करें और फिर आपको नेट ऑफ करके टेबल 7 में बताना है। आपको अलग से कोई भी B2C डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का कॉलम नहीं दिखेगा, आपको इसी में नेट ऑफ करके ही बताना है। तो आप ये वाली इंफॉर्मेशन टेबल नंबर 7 में फिल कर दें। फिर टेबल नंबर 8A, 8B, 8C, 8D ये है निल रेटेड सप्लाई से रिलेटेड एंड एग्जाम सप्लाई से रिलेटेड ऑल्सो। अब मेरे जो वर्किंग है, मेरी वर्किंग मोस्टली एग्जाम से रिलेटेड ही थी, निल रेटेड, तो इस वजह से मेरे इसी कॉलम में इंफॉर्मेशन पुट किया है मैंने। इसमें आपको 2 तरीके से बताना पड़ता है कि निल रेटेड सप्लाई, एग्जाम सप्लाई या नॉन जीएसटी सप्लाई आपकी कितनी इंट्रा स्टेट सप्लाई है, मतलब विद इन द स्टेट आपने सेल करा है, और उनमें से भी रजिस्टर्ड पर्सन को कितना, अनरजिस्टर्ड पर्सन को कितना। वैसा ही जो दूसरा कॉलम है उसमें वो इंटर स्टेट सप्लाई, मतलब ऐसे आपने कितनी निल रेटेड, एग्जेम्प्टेड या नॉन जीएसटी सप्लाई करी है जो कि आउट ऑफ द स्टेट करी है,
और उसमें से भी रजिस्टर्ड पर्सन को कितना किया और अनरजिस्टर्ड को कितना किया, वैसे आपको बाइफरकेट करके बताना रहता है। तो जब आप यहाँ पर पुट कर देंगे तब आपको सेव करना रहेगा। सेव करने के बाद वापस अपन चलते हैं, तो टेबल नंबर 8 में नल रेटेड सप्लाई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जाएगी। देन टेबल 11A1, 11A2 टैक्स लाइबिलिटी से रिलेटेड है, दैट इज एडवांस रिसीव। अगर आपने अप्रैल महीने में कोई एडवांस रिसीव करा है और उसमें आपको टैक्स पे करना है, तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी आपकी कि आपको कितना एडवांस रिसीव हुआ और उस पर कितनी टैक्स लाइबिलिटी आई है। वैसे ही जो टेबल 11 बी है, नेक्स्ट जो इसका टेबल है वो एडवांसेस का एडजस्टमेंट से रिलेटेड बात करता है। एडजस्टमेंट्स मतलब कि जब आप एडवांस के अगेंस्ट इनवॉइस इशू करते हैं तो वो एडजस्टमेंट कहलाता है। तो आपने अप्रैल महीने में अगर आपको एडवांस मिला है और आपने इनवॉइस नहीं इशू करा है, तो आपको उस अमाउंट को टेबल नंबर 11A में बताना है। बट जो अप्रैल से पहले आपको एडवांस रिसीव हो गया और आपने अप्रैल महीने में ही उस एडवांस के अगेंस्ट इनवॉइस इशू करा है, तो ये एडजस्टमेंट की कैटेगरी में आएगा। और जब आप इनवॉइस इशू करेंगे तो वो इनवॉइस जो है वो B2B कैटेगरी में ऊपर सबसे ऊपर चला जाएगा, अगर वो B2B से रिलेट करता है। अगर वो B2C से रिलेट करता है तो वो B2C वाली कैटेगरी में आ जाएगा। बट आपको यहाँ एडजस्टमेंट में भी डालना पड़ेगा वो अमाउंट, जैसे कि जो एडवांस रिसीव है वो एडजस्ट हो पाए, तभी तो जीएसटी डिपार्टमेंट को पता चलेगा कि आपने उसके अगेंस्ट इनवॉइस इशू कर दिया। जो ऊपर हमें इनवॉइस B2B में दिख रहा है या B2C में आपने डाला है, वो इसी से पर्टेन करता है। आइए नेक्स्ट कॉलम देखते हैं जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेबल 12 HSN वाइज समरी ऑफ आउटपुट सप्लाई। अभी तक ये मैंडेटरी नहीं था, बट जब से 1 अप्रैल के बाद से HSN मैंडेटरी कर दिया है 4 डिजिट एंड 6 डिजिट, तो तब से आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो भी आपके HSN वाइज सेल हुई है वो आपको बताना है। कैसे बताना है? आपको सबसे पहले एक एडजेसेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन टोटालिटी में ही देनी है, फिर उससे रिलेटेड आपका डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, बट आपको क्वांटिटी मेंशन करना पड़ेगा कि आपका जो आपने क्विंटल में बेचा है, केजी में करा है, क्या आपके यूनिट रहा है, यूनिट आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। देन उसके बाद टोटल क्वांटिटी भी मैंडेटरी है, जो आपने यूनिट सेल करा उसमें कितनी टोटल क्वांटिटी थी, उसके रिगार्डिंग कितनी टोटल वैल्यू होती है, और टोटल वैल्यू में टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, आईजीएसटी कितना है, सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है, एंड देन आपको सेव आइटम पे क्लिक करना है। तो ऐसे आपकी वो कैटेगरी सेव हो जाएगी। वैसे ही आप नेक्स्ट एचएसएन कैटेगरी को बताएंगे। एचएसएन के बाद आपको डॉक्यूमेंट इशूड का कॉलम है, टेबल नंबर 13। ये वाला कॉलम भी काफी लोग नहीं फिल करते हैं, जबकि ये भी फिल करना चाहिए, क्योंकि आप इनवॉइसेस इशू करते हैं, टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं, बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं, फिर आप क्रेडिट नोट इशू करते हैं, डेबिट नोट, तो उन सबसे रिलेटेड जो जानकारी वो इसमें आपको बतानी चाहिए। अगर आपने एडवांस रिसीव किया तो उसके अगेंस्ट रिसीट वाउचर भी इशू करना रहता है, तो रिसीट वाउचर की भी यहाँ पर जानकारी देनी चाहिए। तो ये सारी, ये देखिए टेबल नंबर 6 में, तो अपन आएंगे देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको इन्फॉर्मेशन देनी रहती है। फर्स्ट है इनवॉइस फॉर आउटपुट सप्लाई। तो आपने जो आउटपुट सप्लाई से रिलेटेड इनवॉइस इशू करा है, जो भी आपके सीरियल नंबर है, अगर आप 2 मेंटेन करते हैं, 3 मेंटेन करते हैं, जैसे भी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन उसकी बतानी है। देन अगर आपने इनवर्ड सप्लाई में अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये इससे पहले था बट अब ये अभी एक्टिव नहीं है। थर्ड है रिवाइज इनवॉइस, अगर कोई आपने रिवाइज करा है इनवॉइस तो उसके रिगार्डिंग जानकारी देनी है। फोर्थ एंड फिफ्थ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट से रिलेटेड है, अगर आपने डेबिट नोट क्रेडिट नोट इस पीरियड में जितने भी इशू करना है उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। रिसीट वाउचर, अगर आपको एडवांस रिसीव हुआ है तो आपको रिसीट वाउचर की जानकारी देनी है। पेमेंट वाउचर, आप अगर आपने पेमेंट किया है तो आपको उसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन बतानी है। रिफंड वाउचर, अगर आपने कुछ रिफंड करा है तो आपको उसके रिगार्डिंग ये सारे अपन जनरेट करते हैं जब अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। चालान, अगर आपने जॉब वर्क में कोई गुड्स भेजे हैं तो चालान, डिलीवरी चालान इशू होता है ई वे बिल, ई वे साइट से, तो वो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन बतानी है।
फिर अगर आपने सप्लाई कोई अप्रूवल के लिए भेजी है, उस वो भी डिलीवरी चालान के थ्रू होता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है। और उसके बाद डिलीवरी चालान अगर आपने लिक्विड गैस के केस में इशू करा है, तो उसके रिगार्डिंग आपको बतानी है। देन इसके अलावा डिलीवरी चालान इन केस अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई एक्सक्लूडिंग सीरियल नंबर 9 टू 11, जो भी अपन ने 9, 10, 11 में देखी, उसके अलावा आपने कोई दूसरी डिलीवरी चालान इशू करी तो उसके रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पर दिखानी है। आप ये जैसे आप दिखाएंगे आपको सेव करना है। अभी तो इसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं अभी आपको बैक करके बता देती हूँ। डॉक्यूमेंट इशू टेबल नंबर 13 था। उसके बाद अमेंडेड टैक्स लाइबिलिटी एडवांस रिसीव है। इस कॉलम में आपको अगर आपने कोई एडवांस रिसीव में कोई अमाउंट गलत पुट कर दिया है अप्रैल महीने के पहले पीरियड में, तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई अमेंडमेंट करना है, तो वो आपको इस कॉलम 11A में करना है। और अगर आपने एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस कॉलम, जो टेबल 11B में अपन को इन्फॉर्मेशन पुट करनी रहती है, उसमें कोई गलती हो गई है आपसे, तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई अमेंडमेंट करना है, तो आपको टेबल बी में करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है, आप अपने B2C में कोई चेंजेस करना है, आपको कोई गलती हो गई है, तो उसका अमेंडमेंट टेबल नंबर 10 में अवेलेबल है, अमेंडेड B2C अदर्स। ऐसे आप जब सारे कॉलम को फिल कर देंगे, हर एसएससी के केस में सारे कॉलम एप्लीकेबल नहीं होते हैं, कुछ कुछ कॉलम ही एप्लीकेबल होते हैं, बट आपको एचएसएन और डॉक्यूमेंट इशूड तो ध्यान रखना है कि आप इसको भी भरें जीएसटीआर 1 में। फिर आपको बस सबमिट करना है। तो होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे आप जीएसटीआर 1 ध्यान से अप्रैल महीने की भर पाए। तो थैंक यू।